हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आदिश पाटिल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस न्यू वीडियो में। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपनी ये जो यूट्यूब चैनल की जो सीरीज है उसमें को फिजिक्स 11-12 पढ़ाऊंगा, नीट ओरिएंटेड। तो अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अब आप यहाँ आए तो कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आप जरूर जाएंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। तो कोई भी चीज या फिर किसी भी चीज को हमें अगर पढ़ना है, समझना है, सीखना है तो हमें उसका पहले अर्थ जानना जरूरी होता है कि हम उस चीज में क्या सीखेंगे या फिर वो चीज का असल में अर्थ क्या है। तो वैसे ही फिजिक्स हमें पढ़ना है तो फिजिक्स मतलब होता क्या है, फिजिक्स का अर्थ क्या है। तो फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, देखते हैं फिजिक्स क्या है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ कि व्हाट इज फिजिक्स। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो अगर हम फिजिक्स का अर्थ हिंदी में निकालें तो उसका अर्थ आता है भौतिक शास्त्र। क्या बोला मैंने, भौतिक शास्त्र। यानी फिजिक्स को हम बिना एक्सपेरिमेंट किए डिफाइन नहीं करते, पर हम ये भी कह सकते हैं, मतलब उसका अर्थ ये भी आता है कि हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो सब फिजिक्स है। आपको शायद ये समझ आएगा। तो एग्जाम्पल लो, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, अब मैं चलता हूँ, मैं चला, अब मैं फिर से यहाँ आ गया, अब मैं कूदा। इस पूरे जो मेरी प्रोसेस थी उसमें फिजिक्स के 4 फिनोमेनॉन्स आ गए थे। वो कौन से, पहले नंबर पर आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी इसे तो सब जानते ही होंगे। अब मैं खड़ा था, चलते में फिसल क्यों नहीं गया, या फिर चलते चलते मैं उड़ क्यों नहीं गया, या फिर मैं जब कूदा तब हवा में ही क्यों नहीं रहा, जमीन पे ही क्यों आया। तो इन सब के पीछे ग्रेविटी है, और चलने की वजह यानी उसके पीछे का फिजिक्स वो जो है वो है हमारा फ्रिक्शन। तो ग्रेविटी से आप जान नहीं रहे होंगे, बहुत बार हमें वो कहानी भी पता है कि यहाँ न्यूटन जी बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, सेब उनके सिर पर आकर गिरा तो उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया और ग्रेविटी की खोज हो गई। ये कहानी सब जानते हैं, क्यों, मैंने सही कहा ना। तो न्यूटन को मतलब बहुत से 90% लोगों को यही लगता है कि न्यूटन ने गलती से, या फिर अगर सेब नहीं गिरा होता तो उन्हें ग्रेविटी का पता ही नहीं चलता, या फिर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो बहुत से लोगों को ना कहानी सुनने में ना बड़ा मजा आता है। जैसे कि अगर कोई XYZ स्टूडेंट है, वो एग्जाम में टॉप कर जाता है किस्मत से, उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं किस्मत से, उसे IIT में एडमिशन मिल जाता है किस्मत से, उसे नीट क्रैक करके एम्स में उसे एडमिशन मिल जाता है किस्मत से, उसकी अच्छी जॉब लग जाती है किस्मत से, उसे अच्छे तनख्वाह मिल जाती है किस्मत से। क्यों, मैंने सही कहा ना। बट ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी बड़ा काम किस्मत से नहीं, मेहनत से होता है। न्यूटन ने ऐसे ही नहीं ग्रेविटी की खोज की थी, बल्कि उससे पहले के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी ग्रेविटी की थोड़ी भी अगर कोई थियरी थी, थोड़ी भी कोई इंफॉर्मेशन थी, न्यूटन ने उस सारे पेपर्स
इकट्ठा किए, उन सबको लाइन टू लाइन स्टडी किया। जैसे फॉर एग्जांपल गैलीलियो भी ग्रेविटी की थोड़ी सी मतलब स्टडी किया था। न्यूटन ने उन सब के पेपर्स को एनालाइज कर करके ग्रेविटी की खोज की थी। पर ग्रेविटी का उनको आइडिया तो था, पर सेब गिरने की वजह, नीचे गिरने की वजह से उन्हें ये कंफर्म हो गया कि कुछ तो है इस अर्थ में जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है। तो उन्होंने उसे ग्रेविटी का नाम दिया। अब इस पर हमें डीपली लेसन है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते अभी के लिए। तो हमारा जो टॉपिक था वो था व्हाट इज फिजिक्स। हमने बताया ही कि हमारे आसपास जो भी कुछ होता है वो सब फिजिक्स है। अब एक और एग्जांपल ले तो जैसे मैंने अभी स्विच ऑन किया तो बल्ब ऑन हो गया, अगर मैंने स्विच ऑफ किया तो बल्ब बंद हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी तो फिजिक्स ही है। मैंने बटन ऑन किया, बटन में ऑन करते ही उसको जो सप्लाई था बैटरी का बाहरी, उसकी वजह से स्विच ऑन करने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को, उनके वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, तो वो फ्लो करना शुरू हो गए। हम उसे बोलते हैं करंट फ्लो हो गया, चार्जेस का फ्लो। करंट मतलब चार्जेस का फ्लो। तो वो करंट बल्ब में जो रेजिस्टेंस होता है उसमें इकट्ठा होते हैं, पर उनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ लॉस हो जाती है और वो एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे अभी मैं कूदा था, कूदने पर मेरे बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर, पोटेंशियल एनर्जी जब उसके अंदर स्टोर होती है तो वो बॉडी, वो मैटर, वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट अनस्टेबल हो जाता है। क्या बोला मैंने? वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हर कोई अपने आप को, खुद को यानी स्टेबल करना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए मेरे बॉडी ने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लॉस किया। काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लॉस किया। इस फेनोमेनन को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी भी एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर किसी भी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रिक एनर्जी रेजिस्टेंस में गई और उसका कन्वर्जन हीट एनर्जी में हो गया, फिर बल्ब ग्लो हो गया। ये ठीक से समझाए तो देखिए, मान लो ये एक सर्किट है वायर का, इसमें अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये इसकी बैटरी है, उसका पोटेंशियल समझो V इक्वल टू 12 वोल्ट हम लेते हैं। अब इसमें से करंट जो जाएगा वो होगा I। करंट मतलब क्या? चार्जेस का फ्लो। करंट मतलब चार्जेस का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ इस डायरेक्शन, ये पूरी तरह से घूमकर फिर यहाँ वापस आएगा। उसकी एनर्जी की तो लॉस हुई ही नहीं। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये एक हाईवे बड़ा सा है, एक कार है। इस बड़े से हाईवे में आजू बाजू या फिर बीच के रास्ते में ना ही कोई कार है ना ही कुछ भी नहीं। तो ये कार क्या करेगी? अपनी मैक्सिमम स्पीड से जाना चाहेगी। क्यों? मैंने सही कहा ना, मैक्सिमम स्पीड से जाना चाहिए। बिल्कुल ये इस सर्किट में भी यही फिनोमेनन लगता है कि इस इन चार्जेस को कोई अपोज ना होने की वजह से ये भी अपने फुल मैक्सिमम स्पीड से जाएंगे। तो मैक्सिमम स्पीड से जाएंगे तो क्या होगा? इसमें से का जो करंट होगा, जो फ्लो करेगा, वो बन जाएगा गाइस इन्फिनिटी, मतलब अनंत। यानी उस करंट को हम मेजर भी नहीं कर सकते
इतनी स्पीड से करंट जाएगा, और अगर इतनी स्पीड से करंट जाएगा तो ब्लास्ट तो होना ही, तो वायर गरम गरम पे पिघल जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं गाइस शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, तो इस शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए हम इस सर्किट में रेजिस्टेंस फिट करते हैं। रेजिस्टेंस मान लो R है, तो अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को R अपोज, रेजिस्टेंस अपोज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास जो 12 वोल्ट की एनर्जी है, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो 12 वोल्ट होगी, पर इस पॉइंट पे उनकी एनर्जी 0 वोल्ट हो जाएगी। क्यों 0 वोल्ट हो जाएगी? क्योंकि इस रेजिस्टेंस के गो थ्रू करने के लिए उन्हें कुछ एनर्जी खर्च, उनके पास जो एनर्जी है उसे खर्च करनी पड़ेगी। और जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी यहाँ आकर डिस्ट्रॉयड तो नहीं होगी, पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में होगा, हीट एनर्जी में होगा। ये रेजिस्टेंस मतलब हमारा बल्ब होता है। ये बल्ब होता है, तो जब इसमें एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में, तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इससे ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं कि ये हाईवे है, यहाँ पर अब खाली हाईवे नहीं है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, तो ये कार जो है वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे नहीं जाएगी, धीरे धीरे मैक्सिमम स्पीड पे नहीं जाएगी, बल्कि स्पीड कम करेगी, धीरे धीरे जाएगी जरूर, इन सब में से जाएगी। तो बिल्कुल वही वैसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे नहीं, जाएंगे, जरूर जाएंगे, एनर्जी खर्च करेंगे पर जाएंगे जरूर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स वो रेजिस्टेंस के गो थ्रू होके जाएंगे, और फिर से यहाँ आकर एनर्जी फिर से 12 वोल्ट की लेकर फिर से फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पूरा फिनोमेनन है इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हम इसे पूरे डिटेल चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बार फिर से एक दूसरे एग्जांपल से उसे समझते हैं। मान लो गाइस, ये मार्कर मैंने अब ये मेरे हाथ पे है, मैंने इसे उठाया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, और अब मैंने इसे फेंका, छोड़ा, ये नीचे आया, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से तो आए, पर ये अनस्टेबल था इस हाइट पे, और छोड़ने पर उसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर दिया। अब फिर से ये एग्जांपल लेते हैं, मार्कर है स्टेशनरी, ये अपने जगह से हिल क्यों नहीं रहा, अपने आप से ही, मैंने इसे उठाकर यहाँ रखा तभी ये हिला, ऐसा क्यों? तो गाइस, ये न्यूटन का पहला लॉ है। न्यूटन का पहला लॉ है क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेशनरी अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब हम इसे आगे समझेंगे, पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि हर कोई बॉडी अगर स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो तब तक स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होता। तो न्यूटन के 3 लॉ है, उसे हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे ही। हमारा टॉपिक तो ये था कि व्हाट इज फिजिक्स। हमने इसे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझ लिया, पर एनसीईआरटी में हमें इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है ये हम अब स्टडी करते हैं। तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन जो दी गई है वो है गाइस कि फिजिक्स
is a basic physics is a basic discipline physics is a basic discipline in the category of natural sciences. ये फिजिक्स जो है वो एक बेसिक डिसिप्लिन है, कौन सी कैटेगरी का? नेचुरल साइंस का। अब इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो सपोज यहाँ देता हूँ, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है। कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले या फिर कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका जो बनाता है बिल्डर, वो स्पेशली उस बिल्डिंग के बेस पे खासम खासा ध्यान देता है, खासम खासा उस पर फोकस करता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लगाता है। तो ये बिल्डिंग मान लो हमारी है नेचुरल साइंसेस। बिल्डिंग क्या है हमारी? नेचुरल साइंसेस। और अब इस बिल्डिंग का जो बेस है वो है गाइस हमारी फिजिक्स। और अगर नेचुरल साइंस की बेस यानी फिजिक्स की अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग तो कोलैप्स हो जाएगी, नेचुरल साइंस कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ इस डेफिनेशन में यही दिया गया कि फिजिक्स एक बेसिक डिसिप्लिन है। कौन सी कैटेगरी की? नेचुरल साइंस की कैटेगरी की फिजिक्स एक बेसिक डिसिप्लिन है। सो हमने एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दी गई है ये तो जान लिया। अब हम जैसे कि मैंने कहा 11th और 12th का मैं पढ़ाऊंगा, पर हम 11th और 12th में कौन से चैप्टर पढ़ेंगे ये भी हमें जानना उतना ही जरूरी है जितना हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो अब मैं बस उन चैप्टर्स की लिस्ट बता देता हूँ जो हम 11th में पढ़ेंगे। 12th में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो मैं आपको 12th शुरू होने से जस्ट पहले ये बता दूंगा। अब मैं यहाँ चैप्टर्स की लिस्ट लिखता हूँ। जैसे फिजिक्स, इसके 2 पार्ट किए गए हैं एनसीईआरटी में भी और हमारे तरीके से। फिजिक्स 1, फिजिक्स पार्ट 1 और फिजिक्स पार्ट 2। अब आप सोच रहे हो इस फिजिक्स की 2 पार्ट क्यों की गई है? अब 2 पार्ट की गई इसलिए कि कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। अब हम एनसीईआरटी थ्रू नहीं जाएंगे बल्कि हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होगा। फिजिक्स 1 में हम वो फिनोमेना स्टडी करेंगे जो हमें अपनी आंखों से दिखते हैं या फिर हम उन्हें एक्सपेरिमेंटली सिंपली फील कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, इस पर हमारे डिटेल्स हम उसमें पढ़ेंगे। और वो करंट का जो मैंने बताया उस पर भी हमें डिटेल टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। एक और एग्जांपल लीजिए फ्रिक्शन या फिर मोशंस अलग अलग और बहुत कुछ, ये हम सब फिजिक्स 1 में पढ़ेंगे। फिजिक्स 2 में हम फिजिक्स 2 के फिनोमेनॉन्स क्या होंगे कि वो फिनोमेनॉन जो हमें दिखते नहीं पर हमें वो इमेजिन करने पड़ते, पर वो होते हैं पर हमें वो इमेजिन करके ये करना होता है, मेमोराइज करना होता है। जैसा अगर हम एग्जांपल ले तो करंट का बताया मैंने, हम वायर को निकाल के उसमें जूम करके ऐसे करते नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, पर हाँ ऐसा होता है। सेकेंड एग्जांपल हमारा मिरर्स, ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स आपको समझ नहीं आया होगा सो थोड़ा, तो इसका एग्जांपल ले ले मिरर को मान लो इस एक लाइट रे यहाँ से आई है, ये एक लाइट रे यहाँ से, एक लाइट रे यहाँ से। अब ये लाइट रेस तो यहीं पे रुक गई, पर ये लाइट
मीट होती हैं, पर रियली नहीं मीट होती, वर्चुअली मीट होती है। और उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारी इमेज। यहाँ हमारी इमेज मतलब है, और वो इमेज हमें अपनी आंखों में दिखाई देती है। पर ये क्या हम देख सकते हैं कि मिरर के पीछे सच में इमेज फॉर्म हुई है या नहीं, ये इमेजिन करने की बात है। तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया कि फिजिक्स 1 में और फिजिक्स 2 में क्या है। अब एनसीईआरटी में फिजिक्स पार्ट 1 फिजिक्स पार्ट 2 ऐसे करके दिए भी हैं, पर एनसीईआरटी का फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 हमारे 11th और 12th के दो सिलेबस में डिवाइड होगा। मतलब 11th का फिजिक्स पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे फिजिक्स 1 में ही चला जाएगा, और 12th का फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 हमारे फिजिक्स 2 में चला जाएगा। तो अब मैं 11th का फिजिक्स 1 का सिलेबस लिख देता हूँ कि हम फिजिक्स 1 में 11th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा फिजिक्स 1 का पहला चैप्टर होगा फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स। अब हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें हम स्टडी क्या करेंगे? फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स में कौन कौन से फिनोमेनॉन्स है, उसका सिंपली मतलब फिजिक्स क्या है, क्या होती है, उसका सिंपली एक इंट्रोडक्शनरी चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। इससे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कोई नीट को एमसीक्यू नहीं पूछा जाता, पर मेन फोकस हमें इस पर करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे। अब मैथमेटिकल मेथड्स उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 11th और 12th में पीसीबी, फिजिक्स, बायोलॉजी ये ग्रुप रखते हैं, मैथ्स को नहीं रखते। क्योंकि जो बच्चे मैथ्स को रखते हैं उन्हें मैथ्स के लगभग सारे फॉर्मूलेस वो उन्हें पढ़ाए जाते हैं, पर जो बच्चे मैथ्स नहीं लेते उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस चैप्टर में मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है जो हमें फिजिक्स में यूज़ करने होते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और डिटेल में स्टडी करना है। और इस टॉपिक का मेन टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर्स, हमारा वेक्टर्स यानी वेक्टर क्वांटिटी। वो देखिए हम क्या है वैसे सब कुछ। हमारा थर्ड जो टॉपिक है फिजिक्स 1 का वो होगा मोशन इन प्लेन। इसमें हमारे मतलब इसके दो पार्ट्स हैं। पहला टॉपिक मोशन इन 1 डायमेंशन और सेकंड पार्ट है मोशन इन 2 डायमेंशन। फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ चैप्टर जो होता है वो है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन ये जो चैप्टर है वो हमारे 11th का सबसे बड़ा, फिजिक्स 1 का 11th का सबसे बड़ा, सबसे लेंदी, और बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि मतलब इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं और बहुत कुछ। पर अगर ये टॉपिक हमें समझ गया तो इससे आसान टॉपिक कोई है ही नहीं। अब ये टॉपिक इतना लेंदी है क्यों? ये टॉपिक इतना लेंदी इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में पूरे 3 पार्ट्स हैं। तो वो 3 पार्ट कौन से? पहला पार्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड पार्ट जो है हमारा इस चैप्टर का वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। थर्ड पार्ट जो हमारा आता है इस टॉपिक में वो है हमारा वर्क एनर्जी, पावर एंड कोलिजन्स, वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन्स। तो इन तीन टॉपिक की वजह से ये हमारा चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। फिफ्थ चैप्टर हमारा है
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फिफ्थ चैप्टर हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमारा जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। अब इस चैप्टर को तो आप जानते होंगे, 10th में हमारा ये पहला ही चैप्टर था। हमें इसे डिटेल में और स्टडी करना है, बस थोड़ा सा डीपली और कुछ स्टडी करना है। 7th चैप्टर हमारा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और इस मैकेनिकल और थर्मल ये दो वर्ड इंडिकेट करते हैं। मैकेनिकल यानी उसकी बाहरी प्रॉपर्टीज और थर्मल यानी उसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज। हीटिंग करने से क्या होगा सॉलिड्स में, जो हमारा लिक्विड और गैस के मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टी वो हम 12th में स्टडी करेंगे। और लास्ट चैप्टर हमारा आता है, एक यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है। लास्ट चैप्टर हमारा है साउंड यानी आवाज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हमारे। तो गाइस ये हो गए हमारे 11th के फिजिक्स 1 के टॉपिक्स। अब हम 11th में फिजिक्स 2 में क्या क्या पढ़ेंगे ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। हमारे इस लेक्चर में बस हमने यही जाना है कि फिजिक्स आखिर है क्या और उसका सिलेबस क्या है। व्हाट इज फिजिक्स, बस यही हमारा मेन टॉपिक था इस वीडियो का। बट इसके अगले वीडियो में हम फिजिक्स का पहला टॉपिक यानी फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम 11th का फिजिक्स 2 का सिलेबस लिख के देता हूं। इसमें पहला चैप्टर हमारा आएगा रे ऑप्टिक्स। सेकेंड चैप्टर हम इसमें रे ऑप्टिक्स में हम लेंसेस का, मिरर्स का, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर लेंस के जो 4-5 टाइप है वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। हमारा जो सेकेंड चैप्टर यहाँ आता है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड टॉपिक हमारा आता है, इसमें मैंने बताया था कि वो सर्किट वगैरह वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फिनोमेना को स्टडी करेंगे, जैसे कूलॉम्स लॉ हो गया ऑन एंड सो ऑन। फोर्थ टॉपिक हमारा है, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया रे ऑप्टिक्स, सेकेंड हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्थ चैप्टर हमारा आता है मैग्नेटिज्म। क्या बच्चों, मैग्नेटिज्म। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फिनोमेना, थ्योरीज, फार्मूला सच में सब समझ में आ गए तो आपको मैग्नेटिज्म बिल्कुल इजी लगेगा। यार आप बोल रहे यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो सब इजी है, तो बिल्कुल वैसा ही है। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएम वेव्स। और हमारा लास्ट टॉपिक है 11th के फिजिक्स 2 का, वो है हमारा सेमीकंडक्टर्स। तो ये हो गए फिजिक्स 2 के टॉपिक्स। अब हमें 12th में इसमें से कौन से चैप्टर रिपीट होंगे, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा पार्ट। अब ये क्यों रिपीट होंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का 80% पार्ट हमें 11th में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 20%, मैग्नेटिज्म का 50%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी कुछ पार्ट हमें 11 में, कुछ 12 में, सेमीकंडक्टर्स का भी कुछ पार्ट हमें 11 में है, कुछ 12 में है। पर ऑप्टिक्स जो है वो हमें 12th में रिपीट नहीं है, तो उसे हमें 11 में ही स्टडी करके परफेक्ट करना होगा।
तो अब मैं पर हाँ, फिजिक्स 1 का एक भी चैप्टर 12 में रिपीट नहीं होता, तो हमें फिजिक्स 1 को 11 में ही क्लियर करना होगा विथ फुल फोकस। तो अब इधर मैं लिखता हूँ 11 और 12, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2। फिजिक्स 1 में 11, फिजिक्स 1 के 11 में हमें 8 चैप्टर्स हैं और 12 में हमें 6 चैप्टर्स हैं, और फिजिक्स 2 के 11 में हमें 6 हैं और 12 में जाके हमें 10 चैप्टर्स हैं। मतलब हमें 11 में फिजिक्स 1 पे ज़्यादा जोर देना होगा और 12 में फिजिक्स 2 पे। तो ये थी बस एक सिंपल फिजिक्स क्या है, हम क्या पढ़ेंगे उसमें, उनकी चैप्टर की लिस्ट और व्हाट इज फिजिक्स, ये मैंने पूरी तरह से मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय।